नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। सेरीकल्चर की ये तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिल्क। टाइप ऑफ सिल्क देखिए, हमने विशेष प्रकार के कीट पढ़ लिए थे टाइप ऑफ सिल्क से पहले, जो कि क्लासिफिकेशन था। अब इसमें दो टाइप के सिल्क बेसिकली होती है। एक होती है मलबेरी टाइप जो कि मोरस एल्बा के प्लांट से प्राप्त होगी और जिसको बोम्बिक्स मोराई बनाएगा, जो कि एक इंसेक्ट का नाम है। एक होती है नॉन मलबेरी टाइप, ठीक है। एक होती है मलबेरी टाइप, नॉन मलबेरी टाइप। अब नॉन मलबेरी टाइप मतलब जो कि मलबेरी के प्लांट से नहीं होगी, इसको आप बोल सकते हैं वन्य सिल्क यानी वाइल्ड सिल्क। हिंदी में वन्य और इंग्लिश में हम वाइल्ड सिल्क बोलते हैं। इसके भी तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है यहाँ पर टसर सिल्क, दूसरा प्रकार है एरी सिल्क, तीसरा प्रकार है इसी के साथ मूगा सिल्क। देखिए, अब देखो यहाँ पर जो टसर सिल्क है, इसको आगे जाके क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम दो में। एक होती है ट्रॉपिकल टसर सिल्क और एक होता है टेम्परेट एरिया में जो पाई जाती है, वो ओक के प्लांट पर फीड करते हैं, तो ओक टसर। एक ट्रॉपिकल टसर, एक ओक टसर दो प्रकार की, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट को ओक टसर भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है नॉन मलबेरी का एरी और मूगा, ठीक है। मूगा, एरी और टसर, तीन प्रकार की यहाँ पर अपने पास सिल्क है। अब आपको टसर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। टसर के बारे में देखो, टसर सिल्क जो होती है, अलग अलग प्रकार के रेशम कीट जो कि मैंने आपको वहाँ बता दिए थे। टसर सिल्क में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर ये इंडिया जो होता है टसर सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया ही माना जाता है। हमेशा प्रथम नंबर पर चाइना रहेगा, ठीक है। और टसर में कुछ शब्द है, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि बाफ्टा। क्या है? बाफ्टा एक ब्रांड है, क्लॉथ यानी कपड़ों का ब्रांड है, जो कॉटन और टसर को ब्लेंड करके बनाया गया है। कॉटन और टसर को ब्लेंड करके बनाया गया है बाफ्टा। इसी के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टसर में देखा जाए तो, अगर पूछे कि कुछ ज़्यादा जैकेट किससे बनते हैं, जैकेट या ड्रेसेज, अलग अलग प्रकार की ब्यूटीफुल ड्रेसेस किससे बनती है, तो टसर से बनती है। और एक ट्रेडिशनल नाम में तीन फैब्रिक के नाम मैं आपको बताता हूँ। बोम्बकाई, इक्कत, कटकी और फेटानी, ठीक है। ये क्या है? फैब्रिक है। फैब्रिक क्या होता है? कपड़ों का ब्रांड। कपड़े जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको ट्रेडिशनल रूप से बोम्बकाई, इक्कत और कटकी और पेटानी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब किसके ब्रांड हैं? ये अपने ब्रांड है टसर के। अब देखा जाए एरी, दूसरा अपने पास जो है एरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। एरी सिल्क के बारे में, एरी सिल्क को नॉन वायलेंट सिल्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन वायलेंट सिल्क, क्योंकि इसमें किसको नहीं मारा जाता? प्यूपा को नहीं मारा जाता, क्योंकि ये क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। आपको पता होगा, सिल्क मैंने बताई थी कि प्यूपा को मारते हैं ताकि वो एडल्ट ना बने, क्योंकि एडल्ट बनेगा तो वो कोकून को तोड़कर बाहर निकलेगा, जिससे कि अपनी रेशम खराब हो जाएगी। तो हम उसको स्टिफलिंग क्रिया जो होती है उसके माध्यम से मार देते हैं प्यूपा को और कोकून को अलग कर लेते हैं, जिससे रीलिंग करके या रीलिंग प्रोसेस द्वारा रेशम प्राप्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्यूपा को नहीं मारा जाता, क्योंकि प्यूपा खुद क्या है? एडिबल है। इसलिए जब नहीं मारा जाता तो इस सिल्क को नॉन वायलेंट सिल्क भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? एडिबल प्यूपे। ये ज़्यादा ड्यूरेबल सिल्क है। क्या है? ड्यूरेबल एंड टिकाऊ सिल्क भी इसको माना जाता है। टसर, एरी और मूगा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपनी तीसरी वाली सिल्क मूगा की तरफ चलते हैं। मूगा, ठीक है। तीसरी सिल्क अपन मूगा की तरफ चलते हैं। मूगा सिल्क जिसको बोला जाता है मूगा सिल्क, यह थर्ड नंबर की नॉन मलबेरी टाइप सिल्क है।
मुगा सिल्क के बारे में याद रखना, इसका गोल्डन कलर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोल्डन कलर इसका होता है, गोल्डन कलर, चमकीला गोल्डन कलर इसमें पाया जाता है। इसको ही बोला जाता है द प्राइड ऑफ इंडिया। इस सिल्क को क्या बोला जाता है? द प्राइड ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है द प्राइड ऑफ इंडिया किस सिल्क को बोला जाता है? मुगा सिल्क को। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव यानी सबसे ज़्यादा महंगा भी यही मिलता है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क कौन सा है? अपना मुगा सिल्क है। इसके भी कुछ ब्रांड है जैसे बहुत फेमस है, जैसे सोल कुच्ची साड़ी, सोल कुच्ची साड़ी, साड़ीज जो होती है बनाई जाती है उसका नाम है सोल कुच्ची है। और एक है मेखला चद्दर। मेखला चद्दर महंगे बहुत आते हैं, मेखला चद्दर और सोल कुच्ची साड़ी। ये सब कहाँ फेमस है? असम में फेमस है ज़्यादातर। ये किधर? क्योंकि इस मुगा सिल्क के कीट का नाम है, आपको याद होगा, मुगा सिल्क के कीट का नाम आपको पता होगा, एंथेरेरिया आसामा, और ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? असम साइड पाया जाता है। इसलिए मुगा से असम याद रखना। सोल कुच्ची साड़ी जो मेखला चद्दर जो बनाए जाते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसको हम नॉन मलबेरी टाइप में 3 पढ़ी हमने। नॉन मलबेरी टाइप सिल्क जो है उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। इनको नॉन मलबेरी टाइप को क्या बोलते हैं? वननेस सिल्क बोलते हैं। वननेस सिल्क या वाइल्ड सिल्क इनको बोला जाता है, तीनों सिल्क को। यानी कि तीनों सिल्क यानी कि अपने पास टसर, एरी और मूगा, इनको क्या बोला जाता है? नॉन मलबेरी या वननेस सिल्क इनको बोला जाता है। तो और इनका टोटल जो एक्सपोर्ट शेयर है, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट शेयर है, ये बहुत कम है, लगभग 10% है तीनों सिल्क का। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट प्रतिशत है वो किसका है? मलबेरी का। जो फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था उसका लगभग 80% शेयर है मलबेरी का, जो कि शहतूत के पेड़ से हम खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपना प्रकार हो गया है। अब मैं आपको कुछ सिल्क वर्म की डिजीज़ के बारे में कुछ बता देता हूँ, सिल्क वर्म की डिजीज़ के बारे में। उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिल्क वर्म की डिजीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे सिल्क वर्म डिजीजेज। ठीक है, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ सिल्क वर्म यानी सेरीकल्चर को अफेक्ट करती है। जैसे पहली और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूछी गई बीमारी जो होती है सिल्क वर्म में, फेब्राइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है इसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और फेब्राइन जो होती है एक प्रोटोजोआ होता है, नोसेमा बोम्बिक्स से होती है। और ये क्या करता है? ये लार्वा को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लार्वा को इफेक्ट करता है। और लार्वा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या? सेरीकल्चर में, क्योंकि वही तो क्या बनाएगा, वही प्रोड्यूस करता है। कोई पूछे कि रेशम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑब्टेन, तो ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। लेकिन अगर रेशम को कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस फ्रॉम लार्वा। ये भी 2 पॉइंट कंफ्यूजन वाले हैं, याद रखना। ऑब्टेन तो हम करते हैं कहाँ से? ऑब्टेन करते हैं कोकून से, और प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? लार्वा से करते हैं। ठीक है, और कोकून क्या होता है? लार्वा का ही कवच होता है। तो फेब्राइन डिजीज जो होती है वो किससे होती है? नोसेमा बोम्बिक्स से होती है। अगर हम दूसरी, नोसेमा बोम्बिक्स क्या है सर? ये है अपना प्रोटोजोआ। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ से होती है नोसेमा बोम्बिक्स। ठीक है, याद रखना बोम्बिक्स में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ज़्यादातर बोम्बिसिडी फैमिली में ही होती है। इसके अलावा एक और डिजीज है फ्लेचेरी डिजीज एक बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है फ्लेचेरी डिजीज, बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, यानी बीटी वाले बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, और ये पुट्रिफिकेशन कर देता है, बॉडी का पुट्रिफिकेशन कर देता है। पुट्रिफिकेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्यूनीकरण, यानी प्रोटीन को तोड़ना क्या कहलाता है? ये शब्द भी आप बायोलॉजी में याद रखना पड़ेगा आपको। ये कर देता है पुट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। और पुट्रिफिकेशन क्या बोलते हैं? प्रोटीन का लाइसिस से प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवरों में बदबू किसके कारण आती है? पुट्रिफिकेशन के कारण। धीरे धीरे वो गल जाते हैं, उनकी चमड़ी, मांसपेशियां सब गल जाती है, तो उसको बोलते हैं पुट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया कर देता है। और ये फ्लेचेरी डिजीज कहलाती है, पुट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी किसके कारण? बैक्टीरिया कारण। और ये बहुत ही
खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक होती है इससे मिलती जुलती जो एक साथ ही बोली जाती है, फ्लेचरी और ग्लेसेरी, ठीक है। फ्लेचरी और ग्लेसेरी डिजीज जो होती है एक साथ ही इसका वर्णन किया जाता है, लेकिन ये होती है एक वायरस से, बोरेलिना वायरस, बोरेलिना वायरस से होती है, बोरेलिना वायरस से ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। तो वायरस से होती है ग्लेसरी और फ्लेचरी बैक्टीरिया से होती है, याद रखना। इसमें क्या होता है, स्किन रप्चर हो जाती है, स्किन रप्चर। इंसेक्ट की ज़्यादातर इंसेक्ट लार्वा अवस्था में रहता है, तो लार्वा रप्चर हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ पर, सेगमेंट के बीच में, अलग अलग सेगमेंट होते हैं बॉडी में, इंसेक्ट की बॉडी में सेगमेंट, लार्वा की बॉडी में सेगमेंट, तो उनमें सूजन आ जाती है ग्लेसरी। और ये किससे होती है, ये होती है अपनी वायरस से होती है। एक और डिजीज में मस्करडाइन डिजीज, मस्करडाइन, इसका नाम भी आपने सुना होगा मस्करडाइन का, मस्करडाइन डिजीज भी इसमें होती है और ये होती है फंगस से। मैंने तीनों बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाली डिजीज आपको बता दिए। और फंगस वही है एंटोमोफेथोजेनिक जो फंगस है, बिवेरिया ब्रेसियाना, ये आपने पढ़ी होगी बहुत ही बार आईपीएम में, बिवेनिया ब्रेसियाना, बिवेनिया ब्रेसियाना। ये फंगस याद भी कर लेना, एंटोमोफेथोजेनिक फंगस है, ठीक है। जो ये फंगस क्या करती है, मस्करडाइन डिजीज कर देती है। इसी प्रकार से इंसेक्ट कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत यूज होती है, क्योंकि ये नेचुरली क्या करती है, इंसेक्ट को मस्करडाइन डिजीज से ग्रसित करती है, ठीक है। तो याद रखना ये मस्करडाइन डिजीज ब्रेविया ब्रेसियाना से होती है, ब्रेवियरिया ब्रेसियाना से होती है और ये फंगस द्वारा होती है। वाइट मस्करडाइन जो होती है, वाइट मस्करडाइन होती है ह्यूमिड कंडीशन में होती है। देखो मस्करडाइन भी अलग अलग होती है, एक होती है वाइट मस्करडाइन, एक होती है अपने पास ग्रीन मस्करडाइन, ठीक है, ग्रीन मस्करडाइन, एक होती है येलो मस्करडाइन, येलो मस्करडाइन, ठीक है। एक होती है वाइट, एक होती है ग्रीन, एक होती है येलो मस्करडाइन। अलग अलग प्रकार की डिजीज, अलग अलग प्रकार के इसके कोजल ऑर्गेनिज्म है। जैसे वाइट मस्करडाइन जो होती है वो स्पिकेरिया ब्रेसियाना से होती है। मस्करडाइन अगर कॉमन बोला जाए तो बिवेरिया ब्रेसियाना आपको रखना है, लेकिन अगर वाइट मस्करडाइन, ग्रीन मस्करडाइन की बात करें तो फिर अलग अलग आएगी। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद करना पड़ सकता है आपको, आप हर चीज़ को याद कर लोगे तो ये सब काम नहीं चलेगा। आपको लास्ट तक केवल ये याद रखना चाहिए, ब्रिवेना ब्रेसियाना से मस्करडाइन होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फेब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसके अलावा फ्लेचरी, ग्रेसरी और मस्करडाइन ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेरिकल्चर इंडस्ट्री से इन पे बहुत सारा थ्रेट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, कौन से पेस्ट हैं जो अटैक करते हैं, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट जो किस पर अटैक करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो अटैक करते हैं किस पर, सेरिकल्चर में पाले जाने वाले इंसेक्ट पे अटैक करते हैं। इंसेक्ट पे इंसेक्ट अटैक करता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर दो इंसेक्ट से बहुत खतरा है सेरिकल्चर इंडस्ट्री को, यानी कि सेरिकल्चर या सिल्क वर्म या सिल्क मोथ को। एक होता है यूजी फ्लाइज, यूजी मक्खियाँ, ये आपने सुना होगा, यूजी मक्खियों का नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कभी। इसके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए यूजी फ्लाई का नाम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ट्राइकोलाइगा, ट्राइकोलाइगा बॉम्बिसिस, ट्राइकोलाइका बॉम्बिसिस इसका नाम है, ट्राइकोलाइगा यूजी फ्लाई का। ये क्या करती है, जो फ्लाइज होती है, जो मेगट होते हैं, यंग मेगट होते हैं, फ्लाइज में जो लार्वा होता है उसको क्या बोला जाता है, मेगट बोला जाता है। एंटोमोलॉजी, बेसिक एंटोमोलॉजी आपने पढ़ी होगी कभी तो याद होगा कि जो मक्खियों के जो लार्वा होते हैं उनको बोलते हैं मेगट बोलते हैं। ये क्या करता है, सिल्क वर्म की बॉडी में क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। यंग मेगट का एंटर कर जाते हैं किसकी बॉडी में, सिल्क वर्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, यानी कि कोई भी सिल्क वर्म है उसकी बॉडी में इसके यंग मेगट अंदर चले जाएंगे और ये डेथ का कारण बन जाते हैं। क्योंकि ये क्या खा जाते हैं, उसकी जो इंसेक्ट में जो फेट बॉडी होती है जो किसके जैसी होती है, लीवर समान। इंसेक्ट में क्या होता है, एक हीमोसिल गुहा होती है जिसमें ब्लड भरा होता है, उसमें एक छोटा सा ऑर्गन होता है फेट बॉडी, वो किसके समान कार्य करता है, वो मनुष्य के यकृत यानी कि लीवर के जैसा काम करता है फेट बॉडी। उस फेट बॉडी को कौन डैमेज कर देता है, मेगट, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। जो यूजी फ्लाई भी एक, यूजी फ्लाई ट्राइकोलाइगा बॉम्बिसिस भी एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है। किसका इम्पोर्टेंट पेस्ट है, ये भी अपना सेरिकल्चर का इम्पोर्टेंट पेस्ट है। इसके अलावा कुछ बीटल भी होते हैं, जैसे कि एक मैं बीटल बता देता हूँ आपको, आपको यूजी फ्लाई ज़्यादा याद रखना है, डर्मेस्टिड बीटल्स। जो डर्मेस्टिड का मतलब हो जाता है यहाँ पर स्किन से संबंधित हो जाते हैं, तो ये इसकी स्किन को रप्चर कर देते हैं, डर्मेस्टिड बीटल।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसके एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट, इसके एडल्ट किसको फीड करते हैं, कोकून को फीड कर जाते हैं, या कोकून को ही क्या कर जाते हैं, फीड कर जाते हैं इसके एडिंग, क्योंकि प्यूपा के चक्कर में कोकून भी बर्बाद हो जाता है। तो डर्मेस्टिड, लेकिन आपको फिर भी मैं आप रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि आपको यूजी फ्लाई का नाम याद रखना है, उधर फेब्राइन, मस्करडाइन, फ्लेचरी और ग्रेसरी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, किसमें पोस्ट प्रोसेसिंग है अपने पास, तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्क को कोकून से निकालने को, ये अपने पास क्या है, सिल्क को कोकून से निकालना। जैसे कोकून है, ये वाला कोकून, ठीक है, ये कोकून है अपने पास, इस पे ये सिल्क का एक सफ़ेद कलर का चमकीले सफ़ेद कोकून है। अब इससे धागे को अलग करना, ऐसे अलग करना और इसको गुथना, इसको गुथना किसी एक मशीन के सहारे से इसको अच्छे से बनाना, इसको बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग। जैसे पुरानी कैसेट्स होती है टेप रिकॉर्डर की, रील भरते हैं, वैसे ये रीलिंग करना होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, तो इसको बोलते हैं रीलिंग। तो रीलिंग की एक प्रोसेस होती है, उस रीलिंग की प्रोसेस में इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। जब हमें कोकून मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेप होती है, जैसे कि पहले हार्वेस्टिंग। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि कोकून कहाँ पर है, किस पत्तियों का भोजन किया है, वहाँ पर ही कोकून पड़ा होगा। तो कोकून कहाँ है, तो यहाँ पर हम कोकून को अलग कर लेंगे, जहाँ पर भी पत्तियाँ वगैरह पड़ी वहाँ से कोकून को अलग कर लेंगे, या उसको मार्केट में ले जाएंगे कोकून को, या फिर ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध करा के हम उस कोकून को कहाँ इकट्ठा करके ले जाएंगे, फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में ले जाएंगे। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है, रिमूविंग और सेलेक्टिंग ऑफ कोकून, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं रिमूवल एंड सिलेक्शन ऑफ कोकून, सिलेक्शन ऑफ कोकून, सिलेक्शन ऑफ कोकून, ये बोल सकते हो। कोकून जिसके अंदर हमने प्यूपा भी अभी है, प्यूपा का काम नहीं किया हमने, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कोकून। इसके बाद हम कोकून का क्या करेंगे, कोकून का हम कर देंगे, कोकून को ड्राइंग। क्या कर देंगे, कोकून जो अपने पास प्राप्त हो गया उसको हार्वेस्टिंग बोल लिया, मतलब वहाँ से कोकून को हटाना, हार्वेस्टिंग। अब कोकून मिल गया, अब हम क्या करेंगे, कोकून की ड्राइंग, यानी कोकून को सुखाएंगे। इसकी क्या हो सकता है, इसको स्टीफिलिंग कर लेंगे। स्टीफाइलिंग का मतलब होता है इसको गर्म पानी में, कोकून को पूरा ले जाकर गर्म पानी में उबाल देंगे। तो इसको प्यूपा को मारने की प्रोसेस भी कहा जाता है, प्यूपे को मारने की, प्यूपे किलिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। अंदर के प्यूपा मर जाएंगे, ठीक है, अंदर के जो प्यूपा हैं वो मर जाएंगे, इससे, किससे, स्टीफिलिंग से। अब स्टीफिलिंग किस में बोलते हैं, कि जब ये प्यूपा किलिंग की प्रोसेस में बता देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ। स्टीफिलिंग मतलब कि गर्म पानी में उबालना, गर्म पानी में उबालना, तो कोकून अलग हो जाएगा, अंदर से क्या मिल जाएंगे, प्यूपा मिल जाएंगे। कभी कभी इसको हॉट एयर से भी हम अलग कर सकते हैं, हॉट एयर से भी अंदर, या स्टीम से यानी भाप से भी कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी में डाल सकते हैं हम। बॉइलिंग कर सकते हैं कोकून की, जो कि हम स्टीफिलिंग में करते हैं, तो स्टीफिलिंग को डायरेक्ट आप बॉइलिंग से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास कोकून को ड्राइंग। अब देखो वहाँ से प्यूपा मर गए, प्यूपा को अलग कर ले, और जो एक गुच्छा टाइप हमें क्या प्राप्त हुआ है, गुच्छा टाइप हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सिल्क प्राप्त हुई है। अब सिल्क को क्या करेंगे हम, सिल्क को रील करेंगे, रील के बाद जो सिल्क प्राप्त होती है, रीलिंग के बाद, रीलिंग का मतलब उसको इकट्ठा एक एक धागा जोड़ जोड़ के जैसे हम रील भरते हैं कैसेट की, वैसे रीलिंग करेंगे। तो रीलिंग से जो प्राप्त होती है, रीलिंग से प्राप्त जो रेशम होती है, रीलिंग से प्राप्त रेशम को हम बोलते हैं यहाँ पर स्पन सिल्क। स्पन सिल्क गुथी हुई अच्छे से साफ सुथरी रेशम को बोलते हैं स्पन सिल्क। लेकिन स्पन सिल्क यानी स्पाइनिंग यानी घुमा कर इसको रीलिंग करते हैं, एक एक धागे को अलग करते हैं, मरम्मत करते हैं। तो रीलिंग के बाद जो प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पन सिल्क बोलेंगे, और ये रीलिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ रीलिंग की प्रोसेस में हम कभी कभी क्या करते हैं, वेस्ट भी निकल जाता है, रीलिंग की प्रोसेस में क्या निकाल लेते हैं, वेस्ट भी निकल जाता है। उन वेस्ट सिल्क जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं रेयो सिल्क, और जो अच्छी सिल्क होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पन सिल्क यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब देखो
यहाँ तक हमने लार्वा पढ़ लिया है, लाइफ साइकिल पढ़ लिया, लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, फिफ्थ लार्वा के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो भी हमें लास्ट में प्राप्त हुआ है स्पन सिल्क, जो कि बहुत ही अच्छा सिल्क प्राप्त हुआ है, स्मूथ सिल्क है, वाइट सिल्क है, स्मूथ सिल्क वाइट सिल्क है, स्मूथ वाइट सिल्क, इसको हम स्पन सिल्क बोलते हैं, या इसको रील्ड सिल्क भी बोला जाता है, रील्ड सिल्क भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो दूसरी सिल्क है, देखो स्पन सिल्क, रील्ड सिल्क, रीलिंग की प्रोसेस द्वारा रील्ड सिल्क, जो अच्छी सिल्क है स्पन सिल्क, और जो कच्ची प्राप्त सिल्क है उसको इस रो सिल्क बोलते हैं। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा जोड़ भी नहीं दे रहा हूँ, वरना अलग अलग प्रकार के। सिल्क एक प्रोटीन है, ये याद रखना। सिल्क क्या है? एक प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन का ही पार्ट होता है सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन, वहाँ पे दे देंगे डायरेक्ट नेचुरल प्रोटीन कौन सा है, विच इज़ द नेचुरल प्रोटीन, उसमें नाइलॉन एरेलॉन सब दे देंगे नेचुरल, ठीक है, विच इज़ नेचुरल प्रोटीन। तो ये याद रखना आपको, एक नेचुरल प्रोटीन कौन होती है? सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन यहाँ पर होती है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ, वो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा आप उसको भी देख लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं उस टर्मिनोलॉजी से। देख, जैसे कि इकोरेसेज, पहली टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ, इकोरेसेज। अब सिल्क वर्म में इकोरेसिस का क्या मतलब है? सिल्क वर्म में इकोरेसिस का मतलब है जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग लोकल कंडीशन में कुछ अलग अलग प्रकार की, जैसे मान लो कोई टसर रेशम है, टसर रेशम है, जैसे कि मान लो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में कोई एक्स सिल्क जो है वो बहुत ही अच्छी बेटर क्वालिटी की प्राप्त होती है, ठीक है। और जो पंजाब है वहाँ पर वाइट सिल्क अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। तो ये क्या होती है, अलग अलग लोकलाइज्ड एरिया में सिल्क वर्म के, यानी सिल्क वर्म के क्या होते हैं, सिल्क वर्म जो होता है उसके जो स्पीसीज है, सिल्क वर्म की जो स्पीसीज है वो क्या हो जाती है, इवोल्व हो जाती है, इवोल्व्ड हो जाती है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार की इवोल्यूशन हो जाती है उनमें लोकल कंडीशन के लिए, और वहाँ अच्छी प्राप्त होती है। जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ का पापड़ अच्छा है, वहाँ की गुजिया अच्छी है, तो इस प्रकार से सिल्क वर्म जो होता है वो भी इकोरेसिस बना सकता है। तो इकोरेसिस का मतलब बस इतना सा है। जैसे टसर की टसर जो है उसका एग्जाम्पल लो, तो टसर की अलग अलग इकोरेसेज है, टसर सिल्क वर्म की अलग अलग इकोरेसेज है। जैसे कि डाबा, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पूछ ले आपसे, डाबा, मॉडल, रेली, लेरिया, ठीक है, ये किसकी अलग अलग लोकल कंडीशन में अलग अलग इनको बोला जाता है, और ये विशेषकर बहुत फेमस है, डाबा, मॉडल, रेली, लेरिया, ये किसकी इकोरेसेज है, ये टसर की इकोरेसेज है। समझ में आया यहाँ तक बात? दूसरा वाला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, दूसरा वाला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजी में मोल्ट। अब आपको मोल्ट बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मोल्ट मैंने आपको मोल्टिंग समझा दिया था। जब भी कोई इंसेक्ट क्या करता है, अपनी त्वचा उतार कर कुछ ग्रोथ करता है, इससे शरीर बड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या मोल्ट, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं शेडिंग स्किन, शेडिंग स्किन एंड डज नॉट ईट, डायरेक्ट लिख दो डज नॉट ईट। और मोल्टिंग के टाइप में इंसेक्ट क्या नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है। शेडिंग इन स्किन डज नॉट ईट, इतना सा लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ पर स्किन को शेड करेगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। जैसे कि सिल्क वर्म में आप कंडीशन बता सकते हैं, सिल्क वर्म में कितनी मोल्टिंग होती है, सिल्क वर्म में 5 मोल्ट होती है, 4 से 5 बोलते हैं लेकिन लास्ट 5 मोल्ट होती है, और लगभग लाइफ साइकिल का लगभग 30 से 35 दिन में ये काम हो जाता है। यहाँ भी समझ में आ गया आपको? अब हम तीसरा टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मोल्टिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर वालों में एंटोमोलॉजी पढ़ी है, एंटोमोलॉजी में ये सब आता है। डायापोज, डायापोज कंडीशन, डायापोज कंडीशन, ये कंडीशन का नाम है, ठीक है। डायापोज, डायापोज मतलब सुसुप्त अवस्था, कुछ नहीं करना, चुपचाप पड़े रहना, उसको बोलते हैं डायपोज कंडीशन, ठीक है। डायपोज कंडीशन ये किस में आती है, ये प्यूपा में आती है। प्यूपा में कौन सी कंडीशन आती है, डायपोज कंडीशन आती है। इस टाइम पर लगभग 6 महीने तक डायपोज कंडीशन में रह सकता है अगर इसके कोकून को तोड़ा फोड़ा नहीं गया, और नेक्स्ट 6 महीने बाद सीजन आते ही वापिस से एक्टिव होकर एडल्ट बन के निकलता है,
ठीक है, एडल्ट बन के निकलता है। कभी कभी सिल्क वर्म क्या करता है, सिल्क मोथ 6 महीने तक डायपोज कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर फेब्राइन एक वर्ड आता है, फेब्राइन आपको बता दिया, इसलिए उसको यहाँ पर पढ़ाना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। फेब्राइन को बता दिया, नोसेमा बोम्बिस से लार्वल इन्फेक्शन होता है। अगर कोई बोले फेब्राइन से क्या होता है, तो फेब्राइन से लार्वल, शॉर्ट में बोले कि व्हाट इज फेब्राइन, फेब्राइन इज द लार्वल इन्फेक्शन। क्या है, लार्वल इन्फेक्शन। किसके लार्वा का इन्फेक्शन, सिल्क इंसेक्ट के लार्वा का इन्फेक्शन। कौन करता है, बोम्बिक्स, नोसेमा बोम्बिक्स, जो कि एक प्रोटोजोआ है। पांचवा जो टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊं, ओल्टिज्म। ओल्टिज्म, ओल्टिज्म एक टर्म है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ लाइफ साइकिल, नंबर ऑफ लाइफ साइकिल जो मैंने आपको मल्टी ओलेटाइन, बायोलेटाइन, यूनिओलेटाइन आपको पढ़ाई थी, उस नंबर ऑफ लाइफ साइकिल कब, पर ईयर, नंबर ऑफ लाइफ साइकिल पर ईयर को ही क्या बोला जाता है, ऑल्टिज्म बोला जाता है। जैसे यूनिओलेटाइन, बायोलेटाइन, 3 हो तो ट्रायोलेटाइन, और 3 से ज़्यादा हो तो मल्टीओलेटाइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, इसमें ऑल्टिज्म बोलते हैं। एक और होता है DFL। ठीक है, DFL ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, आपको टर्मिनोलॉजी या सेरिकल्चर से संबंधित है। डिजीज फ्री, डिजीज फ्री लेइंग, लेइंग का मतलब अंडे देना। आपको पता है लेइंग, लेइंग, लेज, लेज का मतलब क्या होता है, अंडे देना। डिजीज फ्री अंडे देना, डिजीज फ्री अंडे देना क्या होता है, DFL। और ये 200 अंडे, 200 अंडे भी अगर कोई दे दे डिजीज फ्री तो वो अच्छा माना जाता है। हालांकि 400-600 अंडे देती है, लेकिन 200 डिजीज फ्री या हेल्दी अंडे दे दे जब भी वो अच्छे रेशम कीट माना जाता है। इसकी रेंज है 200 तक अच्छे अंडे डिजीज फ्री लेइंग एग देना चाहिए। DFL की पूछ भी जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकते हैं। एक और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आता है, उसको बोलते हैं चाउकी रेयरिंग। कभी पूछ सकते हैं ये किससे संबंधित है, चाउकी रियरिंग, चाउकी रियरिंग, याद रखना, चाउकी रियरिंग किसको बोलते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जो अंडे दिए हैं, अंडे किसने दिए हैं, इन सिल्क इंसेक्ट ने अंडे दिए हैं, उनको क्या करते हैं हम एक फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उनको हम कुछ झाड़ियों पर छोड़ देते हैं। उनकी जो नेटल स्टेज है, नेटल स्टेज है, उसको बोलते हैं चाउकी रेयरिंग। जब 1 वीक जब ओल्ड लार्वा हो जाएगा उसमें, तो ये पूरे फॉरेस्ट एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखो, जैसे हमने कुछ अंडे लिए, सिल्क वर्म के अंडे ले लिए, और एक फॉरेस्ट में गए, हम फॉरेस्ट में गए, वहाँ पर कुछ श्रब से झाड़ियाँ हैं, हम चाहते हैं कि वाइल्ड रूप से रेशम प्रोडक्शन करें, लेकिन अब पूरा जंगल यहाँ पर है, पूरा फॉरेस्ट इतना एरिया है, लेकिन कुछ झाड़ियाँ यहाँ उगी हुई, तो हमने कुछ अंडे यहाँ पे छोड़ दिए। अब 1 हफ्ता हो गया, 1 वीक, ठीक है, 1 वीक हो गया, 1 वीक का जो लार्वा है, 1 वीक में जो लार्वा है, तो जो ओल्ड लार्वा है, 1 वीक ओल्ड लार्वा, वो क्या करेगा, पूरे फॉरेस्ट में धीरे धीरे चल चल के फैल जाएगा अलग अलग फील्डों पे। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा सिल्क यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं चाउकी रेयरिंग, मतलब उनको खुला छोड़ दिया है, घूमो फिरो ऐश करो, खाओ और क्या बनाओ, सिल्क बनाओ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इतना सिल्क में ये आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, सिल्क की कुछ प्रोटीन प्रॉपर्टी होती है सिल्क की, जैसे कि सिल्क एक रेशा है, आपको पता है, फाइबर है, जो कि सेरिसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन से बना हुआ है। फाइब्रोइन इसमें 75% होती है, सेरिसिन 20 से 25% होती है, और ये हीट के लिए बेड कंडक्टर है। हीट के लिए क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। जब भी तो इसके सोल जो होते हैं, रेशम, रेशम यानी मखमल, मखमल के चद्दर, मखमल के शॉल जो होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, क्योंकि हीट वहाँ के वहीं बनी रहती है। ये ठंड के समय पे इनको कंबल आदि बनाने में काम लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब कुछ मैं इनसे संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपको पता होगा, CSB बेंगलोर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये 1958 में इसकी स्थापना की गई है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, याद रखना। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे सेंट्रल सेरिकल्चर,
सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। CSRTI सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है, ठीक है। कहाँ पर है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा ये कहाँ पर है? दूसरा ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सेंट्रल सिल्क जो है वो कहाँ पर है? दूसरा बंगाल में है, और तीसरा रांची झारखंड में है। ये आप लिख दे सकते हो, बरामपुर में है, पश्चिम बंगाल बरामपुर में है, ठीक है। तीसरा अपने पास रांची झारखंड में है, रांची झारखंड में ये। तो 3 जो सेंट्रल सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी आपको याद रखने हैं। मैसूर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में बहरामपुर, रांची झारखंड, ठीक है। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सिल्क, ये मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान रख लोगे तो आपको थोड़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। बाकी अपने स्तर से आप पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 17 जुलाई तक लगभग कोर्स आपका इसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। विशेषकर देखो, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपके पास बेंगलोर में है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है, बेंगलोर में ये आपको है, ठीक है। सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो मैं पढ़ाया आपको 3, ये कहाँ पर है? अलग अलग जगह पर ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने ये अच्छे से कवर करवा दिया है आपकी सुविधा के अनुसार, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो सेरीकल्चर के हैं, लगभग 1 घंटे के होंगे तीनों वीडियो मिला के। तो आप 1 घंटे में सेरीकल्चर ख़त्म कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक कि वो डीप ना पहुँचे, ये मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करिए, ठीक है। लाइक्स करिए, कमेंट करके बताइए कि अच्छा है या बुरा है। जब तक आप बताएंगे, जब तक मैं अंधेरे में हूँ, जब तक आप नहीं बताओगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ाऊँ कैसे नहीं पढ़ाऊँ, ये भी मुझ पे आप पे डिपेंडेड है अभी तो, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पे है BPS क्लासेस का, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो नेक्स्ट